हाँ जी बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और हमेशा की तरह आज मैं आ गया हूँ आपके सामने लेकर लेक्चर नंबर 57 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 57 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया उसके इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टेकिंग एनी मोर टाइम। पहला वर्ड है आपके सामने रैम्पेंट। रेफरेंस क्या लिखा है रैम्पेंट का? हेविली पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, रैम्पेंट करप्शन एंड फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ऑफ रेड लाइंस, स्पेशली विद रिगार्ड टू चाइना। मीनिंग फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, स्पेशली समथिंग अनवेलकम। बिल्कुल सही बात है। कोई चीज बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, स्प्रेड कर रही है यानी फैल रही है, अनचेक्ड यानी कि कोई उस पर कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड मैनर में वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। स्पेशली समथिंग अनवेलकम। स्पेशली समथिंग अनवेलकम का मतलब है खास करके कोई गलत चीज़, कोई गलत बात, यानी कि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है। रैम्पेंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जैसे कि हमारे सामने लिखा भी है यहाँ पे। रैम्पेंट करप्शन, करप्शन कैसा है? रैम्पेंट है। करप्शन नाउन है, रैम्पेंट उसके आगे आ रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं यानी वो एडजेक्टिव है। चलिए और डिस्कस करते हैं इसको। अब ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसमें जो एक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग दिख रही है, उसको वाइन्स ने, ये जो बेल हैं, इन्होंने कैसे पूरा कवर कर लिया। अनकंट्रोल्ड मैनर में इन वाइन्स की ग्रोथ हो रही है, पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया। सो रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ वाइन्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। करप्शन वॉज रैम्पेंट इन द सिटी विद ऑफिशियल्स एक्सेप्टिंग ब्राइब्स ओपनली, यानी खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। करप्शन वाइड स्प्रेड है, रैम्पेंट है, कोई पर्टिकुलर शहर है वहाँ पे बिल्कुल सही यूज हो रहा है। द वीड्स इन द गार्डन ग्रू रैम्पेंटली ओवरटेकिंग द फ्लावर्स एंड श्रब्स। वीड्स अगेन ऐसे छोटे छोटे पौधे जो जहरीले होते हैं या जंगली जिनको बोलते हैं पौधे, वो पूरे गार्डन में इस तरीके से फैल गए हैं कि उन्होंने फ्लावर्स एंड श्रब्स को ओवरटेक कर लिया, यानी उस पर भी कब्जा कर लिया है। सब एक मतलब जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था बिल्कुल इससे पहले जो इमेज देखी थी उसी तरीके का यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। बिल्कुल सही है। रैम्पेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, रैम्पेंटली। आफ्टर द फ्लड डिजीजेस स्प्रेड रैम्पेंटली थ्रू आउट द अफेक्टेड एरियाज। जो बाढ़ आई उसके बाद बीमारियां किस तरीके से फैली? रैम्पेंटली फैली, यानी सब जगह फैलती चली जा रही हैं बुरी तरीके से। कोविड के टाइम पे जो इन्फेक्शन था वायरस का, वायरल इन्फेक्शन, वो कैसे बढ़ रहा था? रैम्पेंटली बढ़ रहा था, है ना। ये भी सही यूज हो रहा है। द टीम सेलिब्रेटेड देयर रैम्पेंट विक्ट्री विद अ ह्यूज पार्टी। अब विक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में रैम्पेंट का कोई सेंस नहीं बनता, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको रैम्पेंट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ गए हूँ। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, कोई चेक नहीं है उस पर, कोई लगाम नहीं है। वाइड स्प्रेड, पूरी तरीके से सब जगह फैला हुआ। और एंटोनिम्स की बात करें तो कंट्रोल्ड, स्टंटेड। स्टंटेड यानी कि जब ग्रोथ नहीं होती है, जो यूजुअल ग्रोथ होती है या नेचुरल ग्रोथ होती है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों को अगर कोई मैल नरिश्ड बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट वहीं पर रुक जाती है ना। बॉडी का स्ट्रक्चर एक जगह पे आके थम जाता है, स्टंटेड। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। रेस्ट्रेंड, लगाम लगी हो जहाँ पे। ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे रैम्पेंट के लिए। चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एस्टोनिशिंग, काफी इजी वर्ड है। रेफरेंस क्या लिखा है? ड्यूरिंग द फ्यू डेज दैट हिज अलायंस विद only lasted, their leftist dominated government also took the astonishing decision to print on 100 rupee notes a map showing the Indian border territories of Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura as part of Nepal. Okay, मीनिंग क्या है? हम बात कर रहे थे एस्टोनिशिंग की। मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव, अमेजिंग। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, दोनों तरीके से यूज होता है। जैसे और वर्ड्स हैं हमारे सामने, हमारे पास सरप्राइजिंग, अमेजिंग। अमेजिंग ज़्यादातर पॉजिटिव में यूज होता है, पर एस्टोनिशिंग मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि दोनों तरीके से यूज हो जाता है। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग यानी आप आश्चर्यचकित हो जाएं देख के, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो कोई चीज़, कोई दृश्य, किसी व्यक्ति का काम। या फिर अमेजिंग यानी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार। हाँ जी, अब ये देखिए, ये मेघालय में नाम नहीं मुझे याद आता, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी लेक है। बेसिकली ये लेक, इसके बारे में बोला जाता है क्रिस्टल क्लियर वाटर है। देखिए ये जो बोट है उसकी परछाई दिख रही है, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे। तो आप इसको देख के, या जब आप यहाँ पे खुद बोट में होंगे
तो आपको कैसा अंदर से महसूस होगा? एस्टोनिशिंग, यानी मतलब मज़ा आ गया, इम्प्रेसिव, अद्भुत। हाँ जी, हिंदी का वर्ड अद्भुत, शानदार। क्लियर है? तो ये एक एग्जाम्पल था एस्टोनिशिंग का। और सेंटेंसेस है हमारे सामने, द साइंटिस्ट डिस्कवरी ऑफ ए न्यू स्पीसीज इन द रेन फॉरेस्ट वॉज ट्रूली एस्टोनिशिंग। मतलब अभी यहाँ पे ये जो डिस्कवरी की बात हो रही है, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला, बिल्कुल सही है। न्यू स्पीसीज साइंटिस्ट को मिल गई। शी वॉज एस्टोनिशिंग हैप्पी, एस्टोनिशिंगली हैप्पी होना चाहिए था, बिकॉज ये एडजेक्टिव है हमारे पास। इसको अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब होगा तो एलवाई लगेगा। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। The athlete's performance in the final match was astonishing, leaving the audience in awe. जो एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस फाइनल मैच में शानदार थी, यानी कि पूरी ऑडियंस को उसने आश्चर्यचकित कर दिया। या ऑसम आपने सुना होगा, ऑ में आ जाना यानी आप एकदम मोहित हो जाएं और आपके मुंह से बस शानदार, बेहतरीन ऐसे वर्ड्स निकलें, तो बोला जाता है कि आप ऑ में हैं। क्लियर है? इन ऑ। हाँ, तो ये सेंटेंस भी सही है। इट वॉज एस्टोनिशिंग हाउ क्विकली द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट गिवन द टाइट डेडलाइन। बड़ा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है ये कि टीम ने इतने कम या इतने टाइट डेडलाइन में प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल सही। ये भी मूव करते हैं हम हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, ये भी अच्छा वर्ड है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी यानी कि बाकियों से काफ़ी ऊपर, है ना, परफॉर्मेंस में। और एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी, सामान्य, इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई इतनी महत्वपूर्णता ना हो। मंडेन यानी कि नॉर्मल सा, रूटीन वाला काम, उसको मंडेन बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा कोई सरप्राइज वाली बात ना हो। जहाँ आप अमेजिंग वाली कोई बात ना बोलें, उसको मंडेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट ईडियम इज बेयर द ब्रंट ऑफ। रेफरेंस क्या लिखा है? वेटिंग इन द विंग्स आर रेस्टलेस younger politicians who bore the brunt of 10 years of traumatic Maoist insurgency. अब इस रेफरेंस में भी एक ईडियम है, वेटिंग इन द विंग्स। वेटिंग इन द विंग्स, खास करके ये ईडियम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? जब स्टेज शोज होते हैं तो आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो पर्दे के पीछे कहीं एक रूम होता है साइड में, वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन का आने का। अब हमारे सामने आने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेस, इस तरीके से, सो एंड सो वहाँ पे फिर जब तालियों की गड़गड़ाहट होती है या अनाउंसमेंट होती है, वो सामने आते हैं, वो अपनी पोजीशन के आने का वेट करते हैं। सो वेटिंग इन द विंग्स का मतलब है आप अपने मौके का वेट कर रहे हैं, अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के आने का वेट कर रहे हैं, होने का वेट कर रहे हैं। सो वेटिंग इन द विंग्स, विंग्स यानी कि वो जगह जहाँ पे आप वेट करते हैं। सो ये एक इडियम था, यहाँ पे भी, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया। वेटिंग इन द विंग्स आर रेस्टलेस यंगर पॉलिटिशियंस हु बोर द ब्रंट ऑफ 10 years of traumatic Maoist insurgency. ओके, मीनिंग क्या है वेयर द ब्रंट ऑफ का? पुट अप विद वर्स्ट ऑफ सम बैड सर्कमस्टेंस, यानी कि किसी बुरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो कष्ट झेल रहा है उसके लिए ये यूज होगा। दंश झेलना, कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट झेलना, किसी भी परिस्थिति की सबसे बड़ी मार झेलना, उसके लिए हम यूज करते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ट्रैफिक पुलिस इन बिग सिटीज। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स in cities like Mumbai and Delhi often bear the brunt of the chaotic and congested traffic. Despite the challenges, they stand in the heat, rain or pollution, managing traffic and ensuring safety. Traffic signals पे बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी कौन झेलता है? Who bears the brunt of? ये जो बात हो रही है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सबसे ज़्यादा मार झेलती है, यानी कि गर्मी हो, बारिश हो रही हो, सर्दी पड़ रही हो, स्टिल उनको अपनी ड्यूटी वहाँ पे करनी। आप तो अपनी गाड़ी लेके चल देते हैं, थोड़ी देर में आप बुरा भला बोल के, अगर कुछ वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है आप बुरा भला बोल के चले जाते हैं, पर उस व्यक्ति को वहीं पे खड़े रहना है। इतनी गर्मी पड़ी अभी हमने देखा नॉर्थ में, उस मौसम में मैंने देखा कि यार पुलिस वाले हमारे कैसे बूथ पे खड़े हुए हैं और कोई वहाँ पे मतलब हवा नहीं आ रही, कोई ऐसा कुछ ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपने आप को कूल रख सकें। वो बस गर्मी में, लू में, तपती हुई लू में खड़े हुए हैं वहाँ पे और सिग्नल मैनेज कर रहे हैं। सो हु बेयर्स द ब्रंट ऑफ? ट्रैफिक पुलिस बेयर द ब्रंट ऑफ इन सच सर्कमस्टेंसेस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक, हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया bore the brunt of the crisis, working long hours in difficult conditions, often without adequate protective gear to treat patients and manage the outbreak. अब कोविड की बात कर ले, सेकेंड वेव जब आई, जब रियल में इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे ज़्यादा दंश किसने झेला, सबसे ज़्यादा मार किसने झेली? हेल्थ केयर वर्कर्स ने। यानी हर समय कोविड होने का खतरा,
जान जाने का खतरा, उसके बाद उस खतरे को साइड में रख के उन्हें जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी देखना है, अपने सामने मरते हुए पेशेंट्स को भी देखना है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखनी है। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या सिनेरियो रहा होगा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सो ये बेयर द ब्रंट ऑफ के हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स थे। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न स्मॉल बिजनेसेस बोर द ब्रंट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब नीचे जाती है इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा जो मार झेलते हैं वो स्मॉल बिजनेसेस झेलते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेसेस के पास नेटवर्किंग होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है, हर तरीके से बैंक से भी सपोर्ट होता है, तो वो बच जाते हैं मार को, जो प्रॉब्लम होती है उनसे वो निकल जाते हैं, उबर जाते हैं। पर छोटे बिजनेसेस के पास इतनी नेटवर्किंग, इतने सपोर्ट, इतना उनके पास फंड्स नहीं होते कि वो अपने आप को बचा पाएँ, सस्टेन कर पाएँ। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द न्यू पॉलिसी बोर द ब्रंट ऑफ द कंपनीज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। इंक्रीज प्रॉफिट्स का नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हो रहा है? बेयर द ब्रंट ऑफ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये सेंटेंस गलत है। द कोस्टल टाउन्स बोर द ब्रंट ऑफ द हरिकेन सफरिंग एक्सटेंसिव डैमेज। जो तूफान आया, जो तटीय क्षेत्र थे उन्होंने सबसे ज्यादा मार झेली, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। शी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द क्रिटिसिज्म आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल्ड। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सबसे ज्यादा किसको सुननी पड़ी? जो उसको मैनेज कर रही थी या जो उसको लीड कर रही थी, उनको। तो चलिए ये सेंटेंस भी सही है। आई होप आपको बेयर द ब्रंट ऑफ समझ में आ गया हो पूरी तरीके से। सिनोनिम्स की बात करें तो गो थ्रू यानी उस परिस्थिति से निकलना, सफर करना, विल स्टैंड झेलना, एंड्योर झेलना, ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। एंटोनिम्स गिवन सरेंडर कर देना, यील्ड सरेंडर कर देना, इवेड बचना, उससे स्केप बचना, तो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एलिंग। रेफरेंस क्या लिखा है एलिंग का? इट्स क्रोनिक पॉलिटिकल instability is already a serious disincentive for investment, both foreign and domestic, at a time when the ailing economy needs it most. इकोनॉमी नाउन है, एलिंग उसके पहले लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। मीनिंग इन पुअर हेल्थ और पुअर स्टेट, यानी खराब परिस्थिति में। लिटरल कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एलिंग का यूज करते हैं तो खासकर हम पुअर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, इंसानों की पुअर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुअर हेल्थ में है और वो बेड पे है, या फिर हमें पता है कि वो कुछ टाइम बाद जाने वाला है या नहीं भी जाने वाला, तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ रही है। सो एलिंग है ना। जनरली जब आप जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं 40-50 का हूं, है ना, 50 पे पहुंच जाऊं, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो उस समय 90s में होंगे। सो वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मेरे कैसे हो जाएंगे? एलिंग, यानी वो ना अपने आप खड़े हो पा रहे हैं, ना अपने जो नॉर्मल काम है वो कर पा रहे हैं, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे, और उनकी बहुत केयर करनी पड़ रही है, बेड पे हैं। सो एलिंग ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। अब ये कोई हॉस्पिटलाइज पर्सन है, एलिंग है, यानी बीमारी से जूझ रहे हैं, पुअर हेल्थ में है, ठीक है। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। एलिंग पेशेंट वाज मूव्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर क्लोजर मॉनिटरिंग। बिल्कुल सही है। परेशान पुअर हेल्थ में जो पेशेंट था उसको आईसीयू में क्लोज मॉनिटरिंग के लिए ले जाया गया। द एलिंग इकोनॉमी शोड साइंस ऑफ रिकवरी आफ्टर द न्यू रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड। इकोनॉमी कैसी थी? एलिंग यानी पुअर हेल्थ में थी, और अब उसने रिकवरी के साइंस शो किए रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होने के बाद। बिल्कुल सही है। द एलिंग ट्री इन द बैकयार्ड फाइनली स्टार्टेड टू ब्लूम आफ्टर रिसीविंग प्रॉपर केयर। ट्री कैसा था? एलिंग यानी मुरझाया हुआ, बस खत्म ही होने वाला था। फाइनली उसको वापस से नई जिंदगी मिली, ब्लूम मिला केयर के बाद। बिल्कुल सही है। द एलिंग डॉग चेज्ड आफ्टर द बॉल विद मोर एनर्जी दैन यूजुअल। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिंग अगर डॉग है तो वो एनर्जी के साथ कैसे चेज कर सकता है? सेंटेंस गलत है। चलिए सिनोनिम्स अनवेल, डेबिलिएटेड यानी बिल्कुल जर्जर, फ्रेल बिल्कुल जर्जर। सो जर्जर का मतलब हुआ जो बस टूटने ही वाला है, गिरने ही वाला है। हेल्दी, स्टर्डी भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में। एलिंग यानी कि जो बस गिरने वाला है, और सक्सेसफुल जो कि खड़ा हुआ है मजबूती से। तो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में सक्सेसफुल को एंटोनिम के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉइट। काफ़ी इजी वर्ड है, काफ़ी कॉमन वर्ड है। रेफरेंस देन देयर इज द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर्स एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन। एक्सप्लॉइट का हिंदी में क्या मीनिंग होता है?
चलिए अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं मीनिंग। मेक यूज ऑफ और बेनिफिट फ्रॉम अ सिचुएशन इन अ वे दैट इज कंसीडर्ड अनफेयर। कोई सिचुएशन हो जिसमें अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको पता है कि वो अनफेयर है बट स्टिल आप फ़ायदा उठा रहे हैं। उत्पीड़न करना शायद यही होता है, उत्पीड़न करना, फ़ायदा उठाना नेगेटिव वे में, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। हाँ, उत्पीड़न करना ही होता है। चलिए अब देखिए, ये कोई फैक्ट्री है जिसमें ये बॉस हैं, आई बिलीव वो और ज़्यादा सीनियर हैं, ये मैनेजमेंट के बंदे होंगे, और ये जिनसे काम करवा रहे हैं एक्स्ट्रा आवर्स में काम करवा रहे हैं, सैलरी भी कम दे रहे हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो भी ऐसा है कि किसी की भी जान कभी भी जा सकती है या कुछ दुर्घटना हो सकती है। स्टिल बेचारे ये वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो बॉस है या जो मैनेजमेंट है ये क्या कर रहा है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। उनको पता है कि ये वर्कर्स अगर यहाँ से जॉब छोड़ते हैं तो इनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके घर हैं, उनकी EMIs हैं, जो भी कुछ है उनको पता है ये बात, और दैट्स वाई वो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें उनकी सर्विसेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट्स वर्कर्स बाय पेइंग देम बिलो मिनिमम वेज। बिल्कुल सही बात है, बिलो मिनिमम वेज जो सेट है उससे भी नीचे मिनिमम वेज जो सेट है उससे भी नीचे पे कर रहे हैं उनको, और इससे वो क्या कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द हैकर एक्सप्लॉइटेड अ वल्नरेबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। हैकर को पता चल गया कि भाई ये सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी थी, यानी कोई कमी छूट गई है जिन्होंने बनाया है सॉफ्टवेयर, और उसने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, यानी उसका फ़ायदा उठा लिया। अब वो पैसे मांग रहा है कि मैं आपकी साइट का एक्सेस आपको तब दूंगा जब आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हैकर्स, बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। द एडवेंचरर सेट आउट टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स बाय क्लाइंबिंग टू द पीक। ये सेंटेंस गलत है, एक्सप्लॉइट नहीं होगा, एक्सप्लोर होगा। एडवेंचरर क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा ना, एक्सप्लॉइट थोड़ी ना करेगा, जानेगा, वहाँ जाके चीज़ों को जानेगा, एक्सप्लोर करेगा, पता लगाएगा कि यहाँ पे नया क्या है। द टीम एक्सप्लॉइटेड देयर अपोनेंट्स वीकनेस टू सिक्योर अ डिसाइसिव विक्ट्री। अब टीम है कोई, उसको पता है कि ओपोनेंट की कमियां कहाँ पर हैं, और वहीं पे उन्होंने वार किया और उसका फ़ायदा उठाया और जीत गए। बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस सही था, एक हमारा सेंटेंस गलत है जो कि एक्सप्लोर होना चाहिए था। मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। मैनिपुलेट फ़ायदा उठाना, गलत तरीके से। यूटिलाइज ये पॉजिटिव है, पर फिर भी अगर और ऑप्शंस ना हो तो यूटिलाइज भी हो सकता है। कैपिटलाइज भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है। मैनिपुलेट ही है जिसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट इसका सिनोनिम, अदरवाइज ये दोनों वर्ड पॉजिटिव कॉनोटेशंस लिए रहते हैं। ठीक है, और एक्सप्लॉइट हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में ही यूज़ होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोटेक्ट, वो है एक्सप्लॉइट करना, यानी आप फ़ायदा उठा रहे हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, नेगेटिव मैनर में, या आप बचाव कर रहे हैं। सेफ गार्ड, यहाँ पे भी बचाव कर रहे हैं। सो ये था आपके लिए एक्सप्लॉइट। दैट्स इट बच्चा पार्टी, लेक्चर नंबर 57 कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर वर्ड पे आपको बनाना है आपका खुद का सेंटेंस, और जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने आपका, उनको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। ऐसा अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं इन वर्ड्स को। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, एंड आई विल शेयर द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड लेक्चर नंबर 57। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड अपने डैशबोर्ड पे कोर्स के, और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 57 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी RC स्पीड क्या रही और आपका RC लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेके हमेशा की तरह ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। थैंक यू।